स्वीडन यूरोप का एक और देश और अब ये बन रहा है नेटो का मेंबर। काफ़ी सालों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अब नेटो का मेंबर बनने के वो और करीब पहुंच चुका है, क्योंकि टर्की की पार्लियामेंट ने उन्हें अप्रूवल दे दिया है। स्वीडन अब शायद नेटो का पार्ट बन पाएगा, एक स्टेप और क्लोज आ गया। पर क्यों स्वीडन का नेटो का मेंबर बनना दिक्कतें बढ़ा सकता है रशिया के लिए, और क्यों अचानक से फिनलैंड और स्वीडन जैसे ऐसे देश जो हिस्टोरिकली हमेशा न्यूट्रल रहते थे, वर्ल्ड वॉर का पार्ट भी नहीं बना था स्वीडन हमेशा न्यूट्रलिटी बरतता था, और क्यों स्वीडन आज बन रहा है नेटो का पार्ट। क्या है नेटो और क्या है इसका उद्देश्य, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली चीज, स्वीडन के साथ हुआ क्या, देखिए स्वीडन ने अप्लाई किया था नेटो की मेंबरशिप के लिए। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है नॉर्थ अटलांटिक या मुख्य रूप से जो यूरोपियन देश हैं उनकी सेफ्टी गारंटी करना। ये सब आपस में अगर किसी एक देश पे हमला करेंगे आप नेटो मेंबर पे, तो उसको बचाने बाकी देश भी आएंगे। तो असल में यूएस लेड अलायंस है जो सिक्योर करता है यूरोप को। किससे? तो जब ये शुरू हुआ था तब मेन मुद्दा था यूएसएसआर तब हुआ करता था, और उसके खिलाफ यूएसए। तो यूएसए कैपिटलिज्म ग्रुप का हेड था, यूएसएसआर कम्युनिज्म को लीड करता था। तो यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज को जिनके पास यूएसएसआर का कब्जा बढ़ता जा रहा था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ एक ऐसी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटो की मेंबरशिप शुरू की। नेटो मेंबर बनने के बाद कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट करते थे कि वो सब साथ लड़ेंगे। तो कुछ ऐसे देश थे जो न्यूट्रल रहा करते थे, आमतौर पे वो इसका पार्ट नहीं रहे, वो स्वीडन और फिनलैंड ने कुछ समय पहले ही नेटो ज्वाइन किया, और अब स्वीडन भी इसके बहुत करीब पहुंच गया है। स्वीडन काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहा था पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नेटो ज्वाइन करने के लिए आपको नेटो के जितने मेंबर्स हैं भी यूरोप के, नेटो के मेंबर्स मोस्टली यूरोप के ही हैं, उनसे आपको पहले यूनानिमस सपोर्ट मिलना चाहिए, सबका सपोर्ट। लेकिन स्वीडन के मामले में हंगरी और टर्की इसके खिलाफ थे, खासतौर पर टर्की जो तैयार नहीं था इसे अप्रूवल देने के लिए। तो क्या ये मामला है, जरा देखें जरा। देखिए हमेशा से ही टर्की स्वीडन के खिलाफ थोड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वीडन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वहाँ पर अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो एर्दोगान, टर्की के राष्ट्रपति, जो उनको पसंद नहीं है। टर्की को अब तुर्की कहते हैं, क्योंकि तुर्की का नाम बदल के तुर्की किया गया था वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। अब तुर्की के साथ बात किया है। तुर्की का मानना है कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो एंटी टर्किश हैं, यानी खासतौर पे कुर्द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके लीडर्स को स्वीडन पनाह देता है, और उनकी पार्लियामेंट और उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है कई ऐसे कुर्दिश मिलिटेंट को, टेररिस्ट को उन्हें सौंपती नहीं है। तो कुर्द जो ग्रुप है उसको तुर्की टेररिस्ट मानता है, और केपीके नाम के कई ऐसे ग्रुप हैं जिनको लेकर उनके सवाल है मन में कि ये ग्रुप हमें सौंप दो, इनके लीडर को हमें वापस दे दो, अरेस्ट करके दे दो। ये स्वीडन नहीं करता है। प्लस स्वीडन ने लगातार विरोध किया था एर्दोगान की पॉलिसी का, कि कैसे एर्दोगान तुर्की की डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, वहाँ पे और कम डेमोक्रेसी बची है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। तो इन सभी कारणों से, प्लस वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि कुरान को जलाया गया था स्टॉकहोम में, जो वहाँ की राजधानी है, तो उसका भी विरोध किया था एर्दोगान ने, और इसलिए कहा जाता है टर्की पक्ष में नहीं था कि स्वीडन को नेटो ज्वाइन करने दिया जाए। हंगरी का कहना यह है कि उनके राष्ट्रपति ऑस्बॉर्न का और बुडापेस्ट का लगातार विरोध करता है स्वीडन, इसलिए हम मेंबरशिप नहीं देंगे। लेकिन माना यह जा रहा था कि हंगरी तो मान जाएगा, उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन टर्की हमेशा इसमें टांग अड़ाएगा। लेकिन अब टर्की का ये एग्री करना, एर्दोगान का एग्री करना कि हाँ स्वीडन नेटो का पार्ट बन सकता है, नेटो की मेंबरशिप लगभग फाइनल करता है स्वीडन की। तो इस चीज़ में जो पॉलिटिक्स है जरा वो जानते हैं। देखिए नेटो का मेंबर पहले फिनलैंड बना और फिर स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन दोनों को लेकर कुछ जो टर्की जैसे देशों का विरोध था, तो फिनलैंड तो पास हो गया, लेकिन टर्की इस कुरान का इंसिडेंट जो हुआ जलाने का वहाँ स्टॉकहोम के पास टर्किश एम्बेसी के सामने, और एर्दोगान की एक पुतला बना के उसे फांसी देने का भी एक सीन हुआ था, एक विवाद हुआ था, जिसको लेकर लग रहा था कि तुर्की शायद अब इनको कभी मेंबर बनने देगा ही नहीं, क्योंकि आपको नेटो में एंटर करने के लिए सभी मेंबर से एक यूनानिमस सपोर्ट और अप्रूवल चाहिए होता है। तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही हिस्टोरिकली न्यूट्रल कंट्रीज की तरह देखे जाते हैं। स्वीडन ज़्यादा न्यूट्रल रहा है, कभी वर्ल्ड वॉर का भी पार्ट नहीं बना और अपने आप को अलग रखता था। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रियां जो अपने आप को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहती हैं, अक्सर इन चीज़ों से दूर रहती थी। वर्ल्ड वॉर 2 हो या इन सभी चीज़ों से वो हमेशा न्यूट्रलिटी रखती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये नेटो के करीब गई। देखिए पहले जैसे मैंने बताया नेटो खड़ा किया गया था यूएसएसआर के खिलाफ, तब तक इन कंट्रीज़ को उतना डर इनसे नहीं लगा। लेकिन 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, और क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन को लगातार लगने लग गया कि हमें खतरा हो सकता है, और तब से ये कोशिश करने लगे कि अगर जैसे पुतिन के बाद रशिया और ज़्यादा मिलिटराइज हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो कल को क्रीमिया के बाद अगर वो फिनलैंड या
स्वीडन के ऊपर हमला करते हैं तो उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम रहेगा नहीं, इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है नहीं। हिस्टोरिकली फिनलैंड की लड़ाई रही है सोवियट्स के साथ, लेकिन वो भी न्यूट्रल रहा काफ़ी पीरियड तक। जब फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन भी किया तब भी रशिया ने कुछ ऐसा विरोध दर्ज नहीं किया कि ठीक है फिनलैंड हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना उन्हें बिल्कुल नागवार है, क्योंकि उनका कहना है नेटो ज्वाइन करते ही यूक्रेन में जो न्यूक्लियर सपोर्ट सिस्टम है अमेरिका का, जो उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो नेटो कंट्रीज में खड़े हो सकती हैं। और उनका कहना है ये रशिया के बॉर्डर के आसपास एक बहुत बड़ा सरदर्द उनके लिए बन सकता है। अब देखिए ये असल में नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, तो आपको दिखेगा रशिया के आसपास बॉर्डर पर सभी रीजन सब नेटो के मेंबर्स बन जाएंगी। जो नॉन नेटो मेंबर्स हैं वेस्टर्न यूरोप में बहुत कम बचे हैं, और उनमें यूक्रेन जैसी कंट्रीज भी मेंबरशिप लेना चाहती है नेटो का। तो इसलिए रशिया के लिए अब एक सरदर्द बढ़ सकता है कि उनके और बॉर्डर्स के आसपास ऐसे जो न्यूट्रल देश थे वो भी नेटो के मेंबर बन जाएंगे, मतलब अमेरिका के और करीब, और खतरा उनके लिए बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए नॉर्मली 1949 में जब ये शुरू किया गया तो कुछ इसके परमानेंट मेंबर्स थे शुरुआती जो आए, धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप बढ़ती चली गई। और अभी जैसे मैंने बोला फिनलैंड और स्वीडन ये दो देश मेंबरशिप दे चुके थे, जिसको फिनलैंड को भी अप्रूवल मिल चुका है, मेंबरशिप का मेंबर बन चुका है। अब स्वीडन की मेंबरशिप की बारी है, जिसको दिक्कत आ रही थी टर्की से और हंगरी से। अब टर्की से क्लियरेंस मिलने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी पार्ट बन जाएंगे नेटो का। अब देखिए एक चीज़ और, यूक्रेन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको भी पार्ट बनना है नेटो का, लेकिन उसको ज्वाइन करते ही रशिया और हथियार खड़े कर देगा, इसलिए इस डर से अभी तक यूक्रेन इसका पार्ट नहीं बन पाया है। लेकिन रशिया के बॉर्डर के आसपास फिनलैंड जैसे देश और स्वीडन जैसे देश जो आमतौर पे पार्ट नहीं थे नेटो का, अब ये भी नेटो का पार्ट बन जाएंगे। तो रशिया के लिए शायद यहाँ भी न्यूक्लियर वेपन्स खड़े दिख जाएं कभी इन्हें बॉर्डर के आसपास, अमेरिका का प्रभुत्व और बनता दिखेगा उनको। इसलिए अब देखिए इनके बॉर्डर के हर तरफ अब ऐसी कंट्रीज हैं जो कि किसका पार्ट है, जो पार्ट है नेटो का। और नेटो एक सिक्योरिटी पैक्ट है, यानी किसी एक देश पे आप हमला करेंगे तो बाकी नेटो कंट्रीज भी, उनकी आर्मीज भी लड़ने आएंगी। तो ये सिक्योरिटी पैक्ट असल में पहले नेटो हुआ करता था और एक वॉर्सो पैक्ट हुआ करता था। नेटो अमेरिका ने बनाया था, तो वॉर्सो पैक्ट किया था सोशलिस्ट कंट्रीज ने। लेकिन दिन ऐसे बदले कि पोलैंड से लेके वॉर्सो तक खुद नेटो का मेंबर बन गया आज अंतोगतवा। तो रशिया की स्थिति थोड़ी और गड़बड़ हुई है इकोनॉमिकली, और उनकी पावर कम हुई है। लेकिन ये सब होना, जहां वो उग्र हुए यूक्रेन में, तो उससे बाकी देश डर गए। अब इस डर की वजह से वो नेटो ज्वाइन करेंगे, इससे अमेरिका का प्रभुत्व यहाँ और बढ़ेगा और रशिया और इनसिक्योर हो जाएगा। एक इनसिक्योर रशिया जो है वो और ज़्यादा वायलेंट हो सकता है और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, और शायद हमें यूक्रेन पे और हमले तेज होते दिखे अगर स्वीडन भी ज्वाइन करता है तो कल को पता नहीं क्या चीज़ें और बढ़ जाए। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, इसका फायदा एक देश को ज़रूर होगा, वो है चाइना। क्योंकि इन सब से त्रस्त होकर चाइना को चाहिए होगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, और वो रशिया जाएगा चाइना के पास और चाइना के साथ करीबी बढ़ेगी। भारत के लिए सरदर्द बढ़ेगा, दुनिया के लिए भी सरदर्द बढ़ेगा, लेकिन रशिया के लिए तुरंत सरदर्द बढ़ने वाली बात यह है कि अब चारों तरफ से उसके आसपास जो भी देश हैं या तो वो नेटो का पार्ट है या बनना चाहते हैं या बन गए हैं। इसीलिए उनके लिए सिक्योरिटी में अब अपने दोस्तों के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, खासतौर पे चाइना, और मे बी इंडिया को भी इसका फायदा मिले। लेकिन इंडिया के संबंध यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि भारत जो फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो जो लगातार होते बदलाव हैं ये दिखाता है कैसे यूरोप की पॉलिटिक्स बदल रही है। ऐसी ही न्यूज़ आपको कंसिस्टेंटली पढ़नी पड़ेगी, पर आपके लिए क्या रेलेवेंट एग्जाम के लिए वो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए अच्छे टीचर्स, अच्छी क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि आपको अच्छी क्लासेस मिले और एट अफोर्डेबल प्राइस मिले, PW ओनली IAS ने अपना फाउंडेशन कोर्स फॉर 2025 लॉन्च कर दिया है एट जस्ट 10,999, जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। टाइटन इंग्लिश में, संकल्प हिंदी या इंग्लिश में, और ये आपको प्रिपेयर करता है हर तरीके से एग्जाम के लिए। इस कोर्स की डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, जहाँ आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको प्रिपेयर किया जाएगा हर तरीके से इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो डू ज्वाइन दिस कोर्स, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको समझना है कैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो वो सब आपका यहाँ पे वन स्टेप सॉल्यूशन है। अब एक जरा मैप को देखिए, ये रशिया है, ये आर्कटिक सर्कल है। अब नेटो मेंबर स्टेट की देखिए नंबर कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये दोनों पहले नहीं थे, अब ये भी नेटो मेंबर बन चुके हैं। तो असल में पूरी तरफ से, चारों तरफ से घिरा पड़ा है रशिया ऐसे देशों से जो नेटो का मेंबर है। तो कल को अगर युद्ध की स्थिति आती है या रशिया के बॉर्डर के हर तरफ अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो जाएंगे, क्योंकि इन सब को नेटो, कहीं भी नेटो मेंबर्स में आप न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, उनके जो डिफेंस सिस्टम है वहाँ रख सकते हैं। तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि रशिया और एग्रीव्ड महसूस कर सकते हैं। और अगर वो एग्रेसिव होता है तो अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज इसके बदले में क्या स्टेप लेती हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। तो इस नक्शे से देखिए, आमतौर पे स्वीडन नहीं था पार्ट, फिनलैंड नहीं था, फिनलैंड मेंबर बन गया, अब स्वीडन भी मेंबर बन जाएगा। तो स्कैंडिनेविया की सारी कंट्रीज भी इसका पार्ट बन गई, डेनमार्क, आइसलैंड, सब के सब नेटो का पार्ट है। तो केवल अब भाई एशिया के साइड से ही बच रहे हैं ये, तो इनका एक दोस्त यहाँ चाइना बचेगा,
ठीक है, जो इनके करीब है। जापान से इनकी दुश्मनी पहले से है, तो चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यही ऐसे मुख्य रूप से देश बचते हैं जिनके साथ ये बात कर सकता है बिना डरे कि भाई वो नेटो के मेंबर नहीं है। तो ये सारी पॉलिटिक्स है जिसके बाद रशिया के लिए सिक्योरिटी डायलेमा बढ़ जाएगा और मे बी वी कैन सी अ मोर एग्रेसिव रशिया इन फ्यूचर। तो इन चीज़ों के बारे में और जो गतिविधियाँ होंगी हम उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पता लग गया नेटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था यूएसएसआर को कंट्रोल करना, कंटेन करना, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद रशिया इसका सक्सेसर स्टेट बना। जब 40 साल तक लगभग कोल्ड वॉर चली थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वहाँ 2 गुट बने थे, एक नेटो और एक वार्सो। लेकिन जैसे जैसे यूएसएसआर ध्वस्त हुआ वैसे वैसे वार्सो सिक्योरिटी पैक्ट भी खत्म हो गया, पर नेटो और स्ट्रांग होता चला गया और रशिया के सामने आज भी नेटो का चैलेंज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रशिया के एग्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं चीज़ें और बदल रही हैं और अगर कल को यूक्रेन भी इसका पार्ट बनता है तो दर्द और बढ़ जाएगा रशिया के लिए। एक जो उसका दोस्त यहाँ बच रहा है वो है बेलारूस, जो कि रशिया के बहुत करीब है। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।